आज की पत्रकार वार्ता में सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, कल लोकसभा चुनाव के अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। एसएफ ग्राउंड में 12 बजे से उनके कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और लोगों में बहुत उत्साह है उनके कार्यक्रम में पहुंचने का, उनका विचारों को सुनने का। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में एक बहुत ज़बरदस्त वातावरण तैयार है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ उनकी सरकार बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी। रोज़ नए घोटाले सुनने को मिलते थे जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करते थे। विकास की दर न्यूनतम स्तर पर और मुद्रास्फीति उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी और इसलिए मोदी जी से एक उम्मीद के नाते उनको 282 सीटें मिली थी और स्पष्ट बहुमत की सरकार 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद इस देश में बन पाई थी। लेकिन हम सब ने देखा कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो 303 सीटें और ज़्यादा सीटें बढ़ के मोदी जी को समर्थन मिला। वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार जो चुनाव था वो वोट ऑफ होप था और दूसरी बार वोट ऑफ परफॉर्मेंस था। उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर देश की जनता ने उनको और ज़्यादा समर्थन दिया। लेकिन जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो वो असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए देश की जनता नारे लगा रही है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये वोट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की स्थिति हमारे देश में निर्मित हुई है, क्योंकि ऐसे मामले सुलझाए गए हैं जो बहुत उलझे हुए थे और वो देश को, विकास को प्रभावित करते थे। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, ये हमारे देश की पहचान को कमज़ोर करते थे। दुनिया में हमें एक कमज़ोर देश के रूप में स्थापित करते थे और दुनिया हमें कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी कि जब ये भारत आतंकवाद को बढ़ाने वाली धारा को समाप्त नहीं कर पा रहा, जब भगवान राम की जन्मभूमि में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बना पा रहा, धर्म और अध्यात्म और सनातन की पहचान रखने वाला देश, तो उससे इमेज जो बनती थी दुनिया में वो हमारी एक कमज़ोर देश के रूप में बनती थी। मोदी जी ने इन मामलों को सुलझा के भारत को एक मजबूती के साथ दुनिया के सामने स्थापित किया है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर उन्हें पहुंचाई, उससे विकास के काम की बाढ़ आ गई है। हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना से गरीबों का इलाज हो रहा है और 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए। और मोदी जी ने संकल्प पत्र में ये कहा है कि तीसरी बार जब हमको मौका मिलेगा, हमारा जो तीसरा कार्यकाल होगा, तो हम 3 करोड़ और गरीबों के मकान बनाएंगे। हम आयुष्मान कार्ड में 55 करोड़ लोग जो अभी शामिल हैं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची के आधार पर, हम इस सूची के बाहर के लोगों को भी, जो 70 साल के ऊपर के होंगे, गरीबी रेखा में जो नहीं है उनको भी, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को हम मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड उनको भी जारी करेंगे। और युवाओं की तरक्की के लिए मुद्रा लोन योजना जो 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान वाला है,
इसने युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा किया है, उसको हम 10 लाख से 20 लाख करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और उनका लक्ष्य है 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना। अभी हम 5वें नंबर पे हैं, ये चुनाव जीतने के बाद हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जब आर्थिक रूप से कोई देश सशक्त होता है तो बेरोजगारी की, गरीबी की समस्याओं को दूर करने के लिए सक्षम होता है। करने वाले मुद्दे, उसमें भी भारत का एक स्थान बना है। इससे जनता नारे लगा रही है अब की बार 400 पार। कांग्रेस कार्यालय में वीडियो वायरल हो रहा है झोला और पैसा बांटने का, और रैली में भी उनका पैसा बांटने का है, तो उसमें सदन में क्या दिया आपने? झोला बांटने का? झोला बांट रहा है कांग्रेस कार्यालय में और लिफाफा बांट रहा है कांग्रेस वाले। निकल जाने दीजिए, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतू पटवारी जी रिवायत है, जीतू पटवारी जी रिवायत है, गलत तरीके से जो पैसा आता है वो ऐसे ही निकलता है। तो चुनाव आयोग में कुछ शिकायत वगैरह आप करेंगे? अब वो हमारी पार्टी के जो लोग हैं, हम पता कर लेंगे कि क्या हो सकता है। जीतू जी रिवायत है, उन्होंने आपके लिए कहा है कि राजेंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना है, लेकिन अब तक रीवा के कितने लोगों को रोजगार दिलवाया? हमें लगता है कि तीनों प्लांटों को मिला लें तो लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक 400 से 500 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। उसमें वो पैनल में एक तो सफाई का काम रहता है उस क्लास के लिए से, और कंट्रोल रूम जो बैठा है, कंट्रोल रूम में 60 लोग बैठते हैं जो उस प्लांट को चलाते हैं। तो 60, 3 प्लांट है तो 6 तरीक 180 ये हो गया, और 100 लोग उस पूरे 4000 एकड़ में उस पैनल की सफाई, मेंटेनेंस और चौकीदारी करना पड़ता है। ये सब पैनल उखाड़ ले जाएंगे, तो उन सबको मिला लें तो 100 लोग मिनिमम एक प्लांट में हो गए, तो 300 ये हो गए, और 60 180 कितने हो गए? 4, वही हमने 500-600 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उसमें से 60 से 70% लोग हमारे रीवा के हैं, उसी गुड़ क्षेत्र के। कांग्रेस पार्टी हर जगह जहां भी कोई लीडर आता है प्रदेश स्तर का, कहीं भी आएगा तो बात करते हैं संविधान खतरे में हो जाएगा। अगर 400 भाजपा की सीट जाएगी तो देश का संविधान ये बदल डालेंगे और चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। अभी बहुत मज़ेदार एक राम खिलावन कोल जी हैं, सतना जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। रामनगर में हम गए थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने कहा कांग्रेस कहती है कि संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। तो उन्होंने कहा कि ना कांग्रेस ना संविधान खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, यदि कोई खतरे में है तो कांग्रेस खतरे में है। तो वो अपने अस्तित्व के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखो कांग्रेस पार्टी के सारे नेता छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। कभी इतना बड़ा कांग्रेस में विद्रोह देखने को मिला क्या कभी? नहीं, अटल जी के ज़माने में वो फील गुड वाला फैक्टर है, उससे डबल हो चुका है, उससे भी ज़्यादा। तो कांग्रेस के लोगों को समझ में आ रहा है कि जब मोदी बेहतर काम कर रहे हैं तो राजनीति में काम करते हुए आइए देखिए, जब राजनीति में हम लोग की किसी भी राजनीतिक दल में काम करने वाला कार्यकर्ता मूलतः समाज सेवी होता है, मूलतः जनता की समस्याओं को दूर करने की भावना उसके अंदर होती है, और ये सब काम करके समाज में एक सम्मानजनक स्थान उनको मिल जाए, ये इच्छा भी होती है। लेकिन जब कांग्रेस की कार्यशैली को कांग्रेसी देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उनको धक्का लग रहा है। मैंने देखा जितने लोग कांग्रेस के लोग आए, ज़्यादातर लोगों ने इस बात की पीड़ा व्यक्त की कि जब भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बना और निमंत्रण मिला तो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोगों को उस निमंत्रण को ठुकराने की आवश्यकता क्या थी? कहीं अब हम कि क्या मूल्य के जनता के बीच में जाएंगे? क्या आपकी जनता कहेगी कि मंदिर के निमंत्रण को आप लोगों ने ठुकरा दिया? मंदिर बनने पे आप खुश नहीं हो, कहीं देश की जनता खुश है, और हम कैसे अपनी खुशी व्यक्त ना करें? लेकिन कांग्रेस की शैली से तो ऐसा लगता है कि हम खुशी व्यक्त नहीं कर सकते, उनके निमंत्रण में हमने उनको ठुकरा दिया। तो इसलिए उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई, उनको लगा जनता को कैसे फेस करेंगे, इतनी उत्साह भरे वातावरण में हम उदास कैसे रहें। ये उन लोगों ने अपनी बातें वहाँ पर रखी।
और कहीं इसलिए मोदी जी के कार्यों को हम लोग समर्थन करते हैं और मोदी जी सही दिशा में देश को आगे ले जा रहे हैं। अब धारा 370 में कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान धारा 370 की आड़ में अपनी आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में संचालित करता था। और इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण में कहा, आप लोग ने सब देखा कि नरेंद्र मोदी धारा 370 को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं और ये बहुत गलत है और खून की नदियां बह जाएंगी। उनको क्या मतलब था इससे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 रहे न रहे, पाकिस्तान को इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा था? इसका मतलब कि उनको मालूम था कि अब भारत में गड़बड़ी करने का जिस धारा की आड़ में हम सफल होते थे, अब वो धारा समाप्त हो रही है। तो इसलिए तो पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है, लेकिन भारत में रहने वाले किसी भी राजनीतिक दल के नेता राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भले तारीफ ना करें, लेकिन यदि उसकी निंदा करेंगे तो उस दल के कार्यकर्ताओं को तकलीफ होती है। और इसका कारण ये है कि अब जब इस चुनाव में आप देखिए, ऐसा लगता है जब कोई कार्यक्रम हम करते हैं तो कोई बांध फूट गया हो। अब पूरे के पूरे अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मोदी जी के कार्यशैली के कारण और बेहतर भविष्य जो भारत का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे वो अपने आप को अलग नहीं करना चाहते और इसलिए मोदी जी के समर्थन में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपने कहा बीजेपी शासनकाल में विकास की बात नहीं आई। हमने कहा कांग्रेस में शामिल होने वालों की जब मंच में शामिल होने के लिए लोग आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई वो बात, लेकिन ये बात सही है कि विकास अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पहुंची, तो विकास करने के लिए पर्याप्त धन सरकार के खजाने में उपलब्ध रहता है, तभी हवाई अड्डे बनते हैं, तभी रेलवे लाइनों का काम होता है। देखिए ना, पहले बाण सागर के लिए पैसा नहीं रहता था, बांध भी बन गया, नहरें भी बन गई। अब 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ में सिंचाई के लिए, अकेले रीवा के लिए आपको मालूम है 5,000 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। 1,200 करोड़ रुपए उसी योजना में सीधी का है। 5,000 करोड़ रुपए बाण सागर के नहरों को 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ में पहुंचाने के लिए इतनी राशि मंजूर हो जाना ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। 3,000 करोड़ नल से जल गांव-गांव में मिल जाए, इसके लिए मंजूर होकर काम चालू हो, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है। आप जब रायपुर से आगे बढ़िए, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि कितना पाइप पड़ा है, कितना काम हो रहा है। ये सब काम के लिए यदि सरकारों ने इंतजाम किया है तो जनता के सुविधा के लिए किया है, तो इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। ये पहले काम देखने को कहाँ मिलते थे? जब तक मोदी जी की सरकार नहीं थी, इस प्रकार के काम हम लोगों को देखने को नहीं मिलते थे। ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन की हम लोग कब से सुन रहे हैं? जब कॉलेज में पढ़ते थे तो बनना चाहिए, भाग्य रेखा है, बिंद की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, बाण सागर का पानी आना चाहिए, ये यहाँ को पंजाब बना देगी। सुनते भर थे, करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा सरकारें मंजूर नहीं कर पाती थी, इंतजाम नहीं कर पाती थी। हमारी सरकार ये काम कर रही, भाजपा की सरकार। इसलिए इन कामों को देखने के बाद जनता में एक अलग तरह का उत्साह है, विकास का भी, और देश के ऐसे मुद्दे जो दुनिया में भारत की धाराओं में पाइपलाइन बिछा के और फिल्टर प्लांट बना के, टंकियाँ बना के पानी, फिल्टर वाला पानी गाँव में भी मिल सकता है। सरकारें योजना बनाना तो द्वारा सोचती भी नहीं थी। आप कल्पना करिए 3,000 करोड़ रुपए यदि रीवा जिले में खर्च हो रहा है इस योजना पर, तो पूरे देश में कितना पैसा खर्च हो रहा होगा। देश की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुई होती तो इतना पैसा कहाँ से इंतजाम हो पाता? कहाँ से आयुष्मान कार्ड में इतने लोगों के इलाज के लिए योजनाएं बन पाती? कहाँ से प्रधानमंत्री आवास में इतने लोगों के मकान मंजूर होते? तो इसलिए आर्थिक रूप से महाशक्ति बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, उससे देश प्रभावित है। दुनिया भी सतर्क है कि मोदी आएंगे तो आर्थिक दुनिया के सारे देश भारत से पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश के लोग उत्साहित हैं कि मोदी जी को बहुत बड़ी बहुमत के साथ लाके और देश के भविष्य को बेहतर बनाना है। इसलिए एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है वो और ज़्यादा इसमें ऊर्जा भरने का काम करेगा कार्यकर्ताओं में, और
लोगों में एक उत्साह का संचार करेगा। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब ज़रूर पधारें। आप लोगों के वहाँ बैठने की एक अलग व्यवस्था रहेगी और कभी कभी कार्यक्रमों में खींचातानी हो जाती है, वो ना होने पाए इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। और सारे लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।